नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली। नोएडा प्राधिकरण 3000 डिफाल्टर वेंडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा जिन्होंने लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया है। उन्हें 15 अप्रैल तक भुगतान करने की अंतिम चेतावनी दी गई है, अन्यथा उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में 25 से अधिक एमएसएमई उद्यमी कमर्शियल सिलेंडर आवंटन की नई शर्त से परेशान है। सरकार ने आपूर्ति 70 तक बढ़ाई, लेकिन लाभ केवल पीएनजी आवेदनकर्ताओं को मिलेगा। कई औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी लाइनें न होने से उद्यमी वंचित हैं। ग्रेटर नोएडा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3000 से अधिक आवेदन निदेशालय ने वापस कर दिए हैं। नए नियम के अनुसार आयु प्रमाण के लिए आधार की जगह शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल अनिवार्य हो गई है। कानपुर के बेकनगंज में सोमवार देर रात एक जर्जर मकान ढह गया। इस हादसे में किराएदार और होटल कारीगर सहित 5 लोग घायल हो गए। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ और पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान चलाया। सरधना में भारत गैस एजेंसी बंद होने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। मंगलवार को लंबी कतारों के बावजूद एजेंसी नहीं खुली, जिससे गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। मेरठ में यूपी बोर्ड 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मूल्यांकन प्रक्रिया जारी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में पास करने की गुहार लगा रहे हैं, जिसमें गरीबी और पारिवारिक समस्याओं का हवाला दिया जा रहा है। गाजीपुर में वाराणसी गोरखपुर फोरलेन पर स्थित कैथी टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स में 5 से 20 रुपए तक की वृद्धि की गई है। मासिक और वार्षिक पास की दरों में भी बदलाव हुआ है। गाजीपुर के शेरपुर कला गांव में 57 वर्षीय किसान नंदलाल चौधरी की नीलगाय के झुंड के हमले से मौत हो गई। वे अपने खेत में चना की कटाई कर रहे थे, तभी नीलगायों ने उन पर हमला कर दिया। पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर कर दिया गया है। एरिक ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। क्रिप्टो कारोबारी बिलाल बिन साकिब ने ट्रंप परिवार से निजी संबंधों के दम पर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ कूटनीतिक बढ़त दिलाई है। बिलाल बिन कब लंदन में शौचालय साफ करने का काम करता था। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप का भारतीय घरेलू विमानन बाजार पर 91 कब्जा है। दिसंबर 2025 में इंडिगो ने 689 उड़ानें रद्द की, जिससे 364 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए। हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में घोषणा की है कि सरकार पहले जैसी स्थिति बहाल करेगी। विपक्ष के लगातार विरोध के बाद यह फैसला लिया गया। लखनऊ नगर निगम ने गृहकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की है। नागरिकों की सुविधा के लिए सभी जोनल कार्यालय मंगलवार को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। 1 अप्रैल से कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आप पर, आपकी जेब पर पड़ सकता है। अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है, इस दौरान वेतनभोगी कर्मचारियों के पे स्लिप में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको सैलरी स्ट्रक्चर और टेक होम सैलरी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या बदलाव होंगे? तो नए लेबर कोड के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी जो टोटल सीटीसी होता है उसका 50 होना चाहिए। आपकी बहुत सी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बेसिक सैलरी को कम रखती है और HRA ट्रैवल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस जैसे भत्तों को 70-80% तक बढ़ा देती है। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक सभी भत्तों को मिलाकर टूटी सैलरी के 50 से ज्यादा नहीं रख पाएंगे अब, क्योंकि आपके पीएफ और ग्रेजुएट का कैलकुलेशन आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर होता है। इसलिए अगर बेसिक पे बढ़ेगा तो आपका रिटायरमेंट फंड और उसका आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। पीएफ ज्यादा कटने का सर आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ सकता है। पीएफ ज्यादा कटने से हाथ में आने वाली सैलरी कुछ कम हो सकती है। हालांकि ये कंपनियों के मौजूदा स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करेगा कि यानी कि बेसिक पे 50 रखने का असर इस बात पर तय होगा कि अभी आपकी कंपनी ने आपकी बेसिक सैलरी कितनी रखी है। उदाहरण के तौर पर अगर अभी आपकी सीटीसी 50 है और बेसिक पे 25 है यानी 50, तो नए नियम का आप पर कोई असर नहीं होगा। आपकी इन हैंड सैलरी जो कि क्यों आपके अकाउंट में आएगी, अगर आपकी टोटल सैलरी 50 है और यानी 20 बेसिक पे दे रही है तो बाकी 40 आपके अनाउंस में जोड़ रही है, तो इस स्थिति में कंपनी को आपकी बेसिक पे बढ़ानी होगी। बेसिक सैलरी बढ़ने से कुछ मामलों में टैक्स की देनदारी बढ़ सकती है। इनकम टैक्स नियम के मुताबिक आपको मिलने वाली RHRA छूट आपकी बेसिक सैलरी पर बेस्ट होती है, छूट कम हो जाएगी। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था अभी खत्म नहीं हुई है। जिनकी सालाना इनकम से 30 के बीच है, जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं और जिनका किराया ज्यादा देना पड़ रहा है या होम लोन ज्यादा अमाउंट में कट रहा है, तो 8080 और NPS जैसी स्कीम्स का फायदा टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं। नया टैक्स रिजिम चुनने वालों के लिए टैक्स बढ़ने का डर कम है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम के तहत 12.75 तक की फ्री इटॉम टैक्स फ्री है। नए रिजिम में HRA या अन्य भत्तों पर छूट नहीं मिलती है। इसमें 75 के स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 75 सालाना कमाने वालों को टैक्स देना होता है। ऐसे में बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका टैक्स कैलकुलेशन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो 1 अप्रैल से ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बजट सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव सफल नहीं हो सका। 193 सांसदों द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मथुरा के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ट्रंक रूफटॉप बार पर बांट माप विभाग ने 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
बार में शराब परोसने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पैग मेजरमेंट सत्यापित नहीं पाए गए। ये विधिक माप विज्ञान अधिनियम का उल्लंघन है, जिसके तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने मापक उपकरणों का वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। कानपुर के थोक बाजार में विभिन्न कृषि उत्पादों, दालों, तेल, चावल और सराफा बाजार के भाव में उतार चढ़ाव देखा गया। गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का के दाम स्थिर से हल्की तेजी पर रहे। प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र पर यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। रसायन विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं में अ कॉपी के उत्तरों को काटकर बर कॉपी में सही उत्तर लिखकर नत्थी किया गया। चीन की कंपनी चेरी ने अपनी नई हाइब्रिड एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। ये कार अपनी लंबी रेंज और शानदार फीचर्स के लिए चर्चा में बनी हुई है। एक बार टैंक फुल होने पर यह 2000 किमी तक चल सकती है। बस्ती में यातायात व्यवस्था को हाई टेक बनाने के लिए कंपनी बाग, मालवीय तिराहा और बड़ेवम चौराहा पर एनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहनों की गति पर नजर रखेंगे और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर स्वतः नंबर प्लेट स्कैन करी चालान भेजेंगे। बेरीनाग, पिथौरागढ़ में 2 विवाहित बेटियों हेमा कार्की और नीमा कार्की ने अपने पिता नंदन सिंह दसौनी का अंतिम संस्कार कर सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा। कटिहार टाटानगर त्रैसाप्ताहिक एक्सप्रेस को अब आधुनिक एलएचबी रैक में बदल दिया गया है। ये बदलाव 29 मार्च 2026 से टाटानगर से और 31 मार्च 2026 से कटिहार से प्रभावी होगा। नई रैक में 22 कोच हैं, जिनमें वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिसमें 5 वर्षों में 5 लाख शिक्षकों सहित 12 लाख लोगों को रोजगार मिला। राज्य का लक्ष्य 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देना है। पूर्वी सिंहभूम के छोटा बांकी गांव की एक बिरहोर आदिवासी बालिका ने टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से गरीबी का चक्र तोड़ा है। माता पिता की मासिक आय 500 रुपए होने के बावजूद उसने कार्मेल स्कूल से पढ़ाई की और बेंगलुरु के नारायणा हृदयालय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दाखिला लिया। अप्रैल 2026 से वह स्टाफ नर्स के रूप में काम करेगी और अब अपने गांव में स्वास्थ्य जागरूकता व पानी की सुविधा पर ध्यान दे रही है। कानपुर नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। महापौर ने आवासीय फ्लैटों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई और वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। निगम की संपत्तियों का सर्वे कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। दक्षिणी दिल्ली के तैमूर नगर में मंगलवार शाम एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। आग पहली मंजिल के स्टोर रूम से शुरू होकर तेजी से फैली। शाहजहांपुर में सरकारी विभागों पर 45 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटने के बावजूद नगर निगम और पुलिस विभाग जैसे बड़े बकायेदार बिना किसी परेशानी के बिजली उपयोग कर रहे हैं। बिजली विभाग को राजस्व वसूली में कठिनाई हो रही है, जिससे आपूर्ति और रखरखाव प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में अब बसों का संचालन पूरी तरह से डीटीसी के हवाले हो गया है। डिम्ट्स की 2650 बसें भी डीटीसी बेड़े में शामिल हो गई हैं, जिससे कुल बसों की संख्या 6100 से अधिक हो गई। डीटीसी अब सभी बसों के लिए नई समय सारिणी बनाएगी। अगर आप भी रोजाना यूपीआई नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट के जरिए पेमेंट करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगले महीने यानी कि 1 अप्रैल से डिजिटल ट्रांसफरेंस करने का तरीका बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए आपको गुजरना होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या तेजी से बढ़ी है। यूपीआई नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट के जरिए हर दिन करोड़ों लोग भुगतान कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी के मामलों में भी तेजी से इजाफा हुआ और इसी खतरे को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित बनाने का फैसला लिया है। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अब सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए 2 यानी कि 2FA अनिवार्य होगा। सरल भाषा में अगर इसे समझे तो अब किसी भी ऑनलाइन पेमेंट को पूरा करने के लिए आपको 2 अलग अलग चरणों में अपनी पहचान साबित करनी होगी। यानी अब सिर्फ एक पिन या फिर एक क्लिक से पेमेंट पूरा नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप समझिए कि अगर आप यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करते हैं तो पहले चरण में आपको अपना पासवर्ड या पिन डालना होगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ट्रांजैक्शन वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसका ये अकाउंट है आरबीआई का। ये माना है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू होने से डिजिटल फ्रॉड के मामलों में बड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि अगर किसी के पास आपका पिन या पासवर्ड भी पहुंच जाए तब भी बिना दूसरे सत्यापन के वो पेमेंट पूरा नहीं कर पाएगा। ताकि शुरुआत में कुछ लोगों को ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी या फिर जटिल लग सकती है, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि सुरक्षा के लिहाज से ये बदलाव बेहद जरूरी है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से साइबर अपराधी भी नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी यूपीआई, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजैक्शन पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा, लेकिन उससे पूरा करने की प्रक्रिया थोड़ी सी जरूर बदल जाएगी। इधर युद्ध के बीच ईरान की IRGC सेना ने अपने कमांडो का वीडियो जारी कर अमेरिका के सैनिकों को कड़ी चेतावनी दी। वीडियो जारी किया कमांडो का ईरान की सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसकी सेना ईरान की धरती पर उतरी तो ईरान के कमांडो उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। का किसी भी वक्त ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, यानी ईरान की धरती पर किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान की सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो सकती है। और इन्हीं खबरों के बीच ईरान ने अपने कमांडो का वीडियो जारी कर दिया। ये कमांडो ईरान की IRGC सेना का ही एक हिस्सा है। इस वीडियो के जरिए ईरान की IRGC सेना ने अमेरिका को चेतावनी की दी कि अगर उसके सैनिक ईरान की धरती पर उतरकर हमला करते हैं कि सैनिकों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने की ना सोचें। अगर ऐसा करते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी।
उनके कमांडो इस भूल के लिए उन्हें पछताने का भी मौका नहीं देंगे। अंजाम ऐसा होगा जिसके बारे में अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईरान की सेना ने इस वीडियो में अपने कमांडो के युद्ध लड़ने की तैयारी, उनके हमला करने के अलग अलग तरीकों सबको दिखाया और अमेरिका समेत पूरी दुनिया को एक तरह से यह दिखाया कि उनकी तैयारी किसी भी मुकाबले में अमेरिका से कम नहीं है। उधर ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया। उस शहर के रिहायशी इलाके में गोले दागे गए और उससे काफी नुकसान हुआ। ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, उनमें बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां शामिल है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकाने पर भी हमले किए गए। पूर्व अभिनेत्री दीप्ति भटनागर ने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में भाग लिया। उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती से भेंट कर आशीर्वाद लिया। संभल में फर्जी बैनामा मामले में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। लुधियाना के जोधा गांव में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके से छत ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मंगलवार शाम ग्रेटर नोएडा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया और गर्मी से राहत मिली। तापमान में गिरावट आई और हवा की गुणवत्ता भी सुधरी। हालांकि इस बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कटाई के लिए खड़ी गेहूं की फसलें लेट गईं, जिससे उनमें नमी आने और खराब होने का खतरा है। नोएडा का AQI संतोषजनक रहा। बीती सोमवार रात ऋषिकेश के मनशा देवी वार्ड में एक हथिनी घुस आई, जो करीब 3 घंटे तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घूमती रही। बिहार के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की संपत्ति के विवरण से पता चला है कि कई मामलों में उनकी पत्नियां अपने पतियों से अधिक संपन्न हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की पत्नी के पास करोड़ों का PPF निवेश और अधिक सोना है। लुटियंस दिल्ली में आज से जनगणना के तहत मकानों की स्वगणना शुरू हो गई है। नागरिक ccenssus.gov.in पोर्टल पर 15 अप्रैल तक स्वयं गणना कर सकते हैं। मेरठ में एक उपभोक्ता को प्रीपेड मीटर के कारण 76 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा, जबकि उनके खाते में 3000 रुपए जमा थे। दिल्ली में आज से ठोस कचरा निस्तारण नियम 2026 लागू हो रहे हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और MCD ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। MCD अब एक दिन छोड़कर गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करेगी। आरा नगर निगम के वार्ड 31 के पार्षद प्रयाग यादव की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दी है। ये कार्रवाई 2 से अधिक संतान होने और नामांकन में गलत शपथ पत्र दाखिल कर तथ्य छिपाने के आरोप में हुई। नवादा के रजौली में प्रशासन ने LPG गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 50 से अधिक भरे और खाली सिलेंडर जब्त किए गए। रुड़की नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही, जिसमें समितियों के गठन की मांग पर कार्यवाही 20 मिनट स्थगित हुई। सालियर में बस अड्डे के लिए जमीन और 148 16 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी 40 साल की उत्कृष्ट सेवा के बाद पूर्वी कमान से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत की, सैन्य क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया और नागरिक सैन्य समन्वय बढ़ाया। साहिबगंज के 3 भाड़ में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल हुआ। मुस्लिम समुदाय ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर भीड़ को शांत कराया। बाद में पुलिस ने 25 वर्षीय छोटू महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। SP ने लोगों से सोशल मीडिया का सावधानी से उपयोग करने की अपील की है, खासकर त्योहारों के दौरान। कुरुक्षेत्र में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एक एजेंट ने युवक को अमेरिका भेजने का झांसा देकर 40 लाख रुपए हड़प लिए और उसे वियतनाम भेज दिया। भारतीय टेनिस दिग्गज लिएंडर पेस बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने इसे राष्ट्र सेवा और युवाओं को सशक्त बनाने का एक बड़ा अवसर बताया। उमरिया जिले के पठारी गांव में जवारा विसर्जन जुलूस में काली नृत्य कर रहे 40 वर्षीय रामगरीब कोल की हृदयाघात से मौत हो गई। नृत्य करते हुए अचानक लड़खड़ाकर गिरने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो बना है, और इसे लागू होने से पहले संसद, काचन काउंसिल और राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। और कुछ स्टेट वैश्विक तेल सप्लाई का एक अहम मार्ग है, और ऐसे में इस फैसले से इंटरनेशनल मार्केट और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें नहीं पता ईरान के साथ चल रही जंग का जंग कब तक खत्म होगी, और इसका कोई समय यानी रेड लाइन तय नहीं की जा सकती, हासिल किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा, अंत में ईरान का मौजूदा शासन कमजोर हो जाएगा। अमेरिका ने ईरान में हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला सोमवार रात को किया गया और इसके लिए 2000 के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल भी हुआ है। बस्टर बमों का इस्तेमाल मजबूत और भूमिगत ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। तो हमले के बाद डिपो में रखे हथियारों में विस्फोट होने से कई धमाके हुए। इलाके में आग के बड़े गुबार उठे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमाकों का एक वीडियो भी शेयर किया। इस वाहन में हथियार डिपो पर हमले का एक वीडियो सामने आया है, तो देखिए 2 तस्वीरें भी इसकी सामने आई। ईरान के हाइफा शहर भी सोमवार को हिजबुल्लाह की तरह रिफाइनरी में आग लग गई। इजराइल के हाइपर शहर में सोमवार को हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई एक ईरानी मिसाइल अटैक के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई और लेबनान के बेरूत में विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी शिविर बनाई गई।
तस्वीर में इन अस्थायी शिविर के बाहर बच्चे खेलते भी नजर आए। लिब्नान के विरुद्ध में विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी शिविर बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव MP-UP संयुक्त सम्मेलन के लिए मंगलवार को वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में व्यवस्था को जाना। वही MP-UP सम्मेलन में दोनों राज्यों में पर्यटन और उद्योगों के निवेश पर बात हुई। वाराणसी पहुंचे सीएम ने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन की उनका आशीर्वाद लिया और मंदिर में भीड़ के प्रबंधन की जानकारी ली, क्योंकि मध्य प्रदेश में साल 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसे सफल बनाने के लिए खुद सीएम ने मोर्चा संभालना। बीते समय प्रयागराज में कुंभ का बहुत अद्भुत आयोजन हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में जब धार्मिक पर्यटन के धार्मिक तीर्थ यात्री आते हैं तो स्नान से लेकर सभी प्रबंधन में हम किस प्रकार की सुव्यवस्था बना सकते हैं, उसके प्रबंधन को सीखने के लिए जब कुंभ का मेला चल रहा है तब भी हमने अधिकारियों को भेजा था और बाद में भी लगातार इस बात पे हम काम कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में भी दर्शनार्थियों को कितनी सरलता से सब व्यवस्था बनाई जा सके और सिंहस्थ या कुंभ के दरमियान भी हमारे सभी ज्योतिर्लिंगों सहित सभी बड़े देवस्थान पर भी आवागमन की दृष्टि से दर्शन की सुगमता कैसे हो सकती है, बाकी सुव्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसका एमओह भी हो। हुआ जोरदार अभिनंदन करें। ये राज्यों के बीच एक नए प्रकार का आज समय आया है, तो साथ ही विकास को रफ्तार देने के लिए पर्यटन और उद्योगों के साझा विस्तार पर खास फोकस रहा। इस दौरान सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर मुरैना में 2000 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने मुरैना के पास एक बड़ा प्लांट बड़ा यूनिट लगा रहा है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सहयोग ऐसा है कि जब मध्य प्रदेश को बिजली के किसानों को जरूरत पड़ती है तब उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली की आवश्यकता पड़ती है तब मध्य प्रदेश का सीजन जा चुका होता है। ऐसे में हमने दोनों राज्यों को मिलकर के 2000 मेगावाट की बड़ी सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं। इस दौरान के बीच आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत हुई है। धार्मिक सर्किट से न केवल पर्यटन को गति मिलेंगे बल्कि श्रद्धालुओं को एक सुगम, समृद्ध और एकीकृत तीर्थ अनुभव प्राप्त होगा।